हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है संडे है और बाइक को मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीनिंग का वीडियो मैं डाल दूंगा तो आप देख लेना। बाइक क्लीन करके हम जा रहे हैं। अभी जाऊंगा मैं बाहर और उसके बाद में बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके मैं बाइक का एक राइड रिव्यू बनाऊंगा। बहुत टाइम हो गया तो मैंने राइड रिव्यू नहीं बनाया है। बाइक को लिए हुए मुझे 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो मैंने सोचा था कि एक राइड रिव्यू मैं बना लेता हूँ बाइक का, कि इतना टाइम हो गया तो एक राइड रिव्यू तो बनता है। सीधा मिलता हूँ मैं आपको बाइक पे। हैं डूंगर बालाजी और ये हमारा ट्रोंजर यहाँ पे रहा। और अभी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाई मिले थे। हमारे नए सब्सक्राइबर कुछ बड़े हैं अभी मिल के। और अभी अपना बाइक का रिव्यू जो है वो आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि मैंने बाइक चला लिया। सितंबर में ली थी बाइक और अभी फरवरी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ से भी ऊपर हो गया है टाइम। तो अभी देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे सबसे पहले बात करते हैं हमारी बाइक की। तो बाइक मेरी ये खड़ी बाइक है रॉयल इनफील्ड हिमालयन 452। तो कई महीनों तक चलाने के बाद इस बीस्ट को, जिसे मैं ट्रोंजर कहता हूँ, रॉयल इनफील्ड हिमालयन 452, इसको मैंने लॉन्ग हाईवेज पे चलाया है, गड्ढों में चलाया है, ऑफ रोडिंग करी है, पत्थरों में चलाया है, पानी में चलाया है और हर कसौटी पे ये जो है खरा उतरा है। ये बाइक रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइक्स है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, बहुत अच्छी लगती है। और इस बाइक ने अपने नाम को जो है वो सिद्ध किया है कि ये हिमालयन के लिए ही बनी है। हिमालयन इसका जो नाम है। और इस बाइक को आप चाहे रोड्स पे चलाइए, ऑन रोड चलाइए, ऑफ रोड चलाइए, गड्ढों में चलाइए, कहीं भी चलाइए, ये आपको कभी धोखा नहीं देती है। मुझे इस बाइक को लिए हुए 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने इसको सितंबर में लिया था और अभी तक मैंने इसको काफ़ी लगभग सारे ट्रेन में चला लिया है, टरेन में चला लिया है। सिर्फ सैंड्स में नहीं चलाया अभी इसको मैंने, सैंड ड्यून्स में नहीं चलाया। उसका भी मैं रिव्यू बनाऊंगा। तो इस बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया। 5 इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें ये वाला जो है राइड कंफर्ट एंड राइड पोजीशन की बात करें, एर्गोनॉमिक्स में इसके जो पोजीशन है, आपके फुट पैक्स पे न्यूट्रल पोजीशन रहती है और आपके हाथ स्ट्रेट रहते हैं तो थकावट नहीं होती। लंबी बाइक चलाओगे तो भी आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी और आप ऑल डे इस पोजीशन में बाइक को चला सकते हैं। बाइक बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। आपके पैर आराम से, अगर आप टैंक को ग्रैब करना चाहें, टैंक ग्रैब कर सकते हैं। हैंडल बार वाइड है तो आपको थकावट नहीं होती। ऊपर अपराइट है और आपकी तरफ है तो मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच और मेरी हाइट के लिए ये एकदम सही है। मेरे पैर अभी देखो मेन स्टैंड पे, फिर भी मेरा पैर ज़मीन तक पहुंच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती इस चीज़ में। मैंने इसको एक दिन में मैक्सिमम 370 से 400 किलोमीटर चलाया, मुझसे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, बिल्कुल आराम से ये। राइड रिव्यू भागती कितना है, तो इस बाइक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर आप इसको स्लो आराम से राइड को एंजॉय करना चाहते हो और एकदम स्लो जाना चाहते हो, आप आराम से एक कमांडिंग पोजीशन में आराम से चल सकते हो। आपको ये बिल्कुल रॉयल राइड देगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको भगाना है, तो ये भागती भी बहुत सही है। 3000 आरपीएम के नीचे इसका इंजन थोड़ा फ्लैट रहता है, लेकिन 3000 आरपीएम को क्रॉस करते ही ये दिस बाइक लव्स टू रेव आउट। तो आप इसको भगाओ, बहुत आराम से भागती है। बस वही है कि इस पे वो जो कट्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक में मार सकते हैं वैसे नहीं मार सकते, तो ट्रैफिक में आप इसको ध्यान से चलाएं। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं हिमालयन के और स्पेक्स के बारे में। तो मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी यूट्यूब पे देखते हैं तो 135 बताता है, कुछ लोग 165 इसकी मैक टॉप स्पीड जो है वो बताते हैं। मैंने अब तक इतना तेज़ तो इसको नहीं चलाया, मॉडरेट स्पीड में ही चलाया है। हाँ, एक बारी 150 तक का इंजन, इसका इंजन जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि 452 सीसी
का इसका इंजन है, DOHC लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन है। हिमालयन 452 जो है उसका पावर और टॉर्क की बात करते हैं तो 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 40 bhp की पावर ये प्रोड्यूस करता है। बाद में बात करते हैं इसकी इस सीट हाइट की, तो इसका मिनिमम सीट हाइट जो है वो 825 mm है और 845 mm तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी इंक्लाइंस में पावर डिलीवरी की। इंक्लाइंस यानी स्टिप हिल पे या इसमें जो पावर डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है, आपको कहीं भी पावर लैग फील नहीं होता। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे बाइक नहीं चलाई है, पर ये जैसे डूंगर बालाजी का ये जो पहाड़ अभी इस पे चढ़ा के लाया हूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। और हर्षनाथ की पहाड़ी जो सीकर में है वहाँ भी मैं इसको लेके गया था, वहाँ भी स्टिप चढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाइक जो है बिल्कुल मक्खन की तरह चढ़ाई कर देती। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में इसमें शोवा के अपसाइड डाउन फोक्स जो है वो सस्पेंशन है और इसमें बाई ब्रेक के कैलिपर से ब्रेक्स इसमें बाई ब्रेक हैं, बाई ब्रेक के कैलिपर्स है इसमें जो काफ़ी अच्छे ब्रेक्स है इसके। तो ब्रेक वाला वीडियो मैं डाल दूंगा कि इसका ब्रेकिंग कैसा है, 80 पे या 100 पे है, तो ये देख लीजिएगा। पॉइंट है इसके वाइब्रेशंस, क्या ये वाइब्रेट करती है? स्लो RPM पे नहीं करती वाइब्रेट। मैंने इसको ज़्यादा तो नहीं भगाया है, पर हाँ 4000 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया है और मैंने नोटिस किया है कि 90 के ऊपर अगर आप जाते हो, 80 से 90 के ऊपर जब आप हल्का सा फुट पैक्स पे हैंडल बार्स पे आपको बजिंग फील होता है। तो हाँ, वाइब्रेशन नहीं कहेंगे उसको, बजिंग कह सकते हैं फुट पैक्स पे हैंडल बार पे, पर वो इतना एविडेंट नहीं है। अगर आप ज़्यादा चाहो तो उसको नज़रअंदाज करते तो दैट्स नॉट ए डील ब्रेकर। और अब बात करते हैं माइलेज की, तो बाइक माइलेज कितना देती है, तो बताओ ही कितना देती है। 450 सीसी का इंजन है तो ये तो आप समझ सकते हो कि कोई ज़्यादा माइलेज तो ये देगी नहीं। ये देती है हाईवे पे, मैंने इसका माइलेज 32 मैक्सिमम माइलेज मुझे दिया है इसने, जो मेरे हिसाब से डिसेंट है 450 सीसी के लिए। बट अगर आप नेक टू नेक ट्रैफिक में चला रहे हो तो फिर बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये मिनिमम इसने माइलेज मुझे दिया है जब हम गए थे करोल बाग 12 kmph। जी हाँ, 12 किलोमीटर पर लीटर जो है माइलेज इसने दिया था। और अगर ऑल्दो डेली लाइफ के हिसाब से देखो तो आपको ये 20-22 का माइलेज दे देती है, 20-22 का माइलेज ये दे देती है। तो दैट्स अबाउट द माइलेज। कहते हैं इसकी कॉन्स की, तो कॉन्स में एक तो प्रॉब्लम वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो शायद रॉयल एनफील्ड इंप्रूव कर देता तो ये बाइक नियर इक्वल टू परफेक्ट हो जाती। पहला तो है इसका कंसोल। इसका जो कंसोल है वो वैसे तो बहुत अच्छा है। रॉयल एनफील्ड ने सबसे पहले हिमालयन में इंट्रोड्यूस किया इस राउंड जो TFT डिस्प्ले है कंसोल है, बहुत अच्छा कंसोल है और इसमें गूगल मैपिंग भी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि इसमें आपको मैप जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है अपने फ़ोन से, और जब तक आपका फ़ोन ऑन रहेगा तब तक ही वो मैप चलता है। तो आपको फ़ोन की स्क्रीन ऑन रखनी पड़ती है, जिससे आपकी बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो ये एक ड्रॉबैक लगा। सेकेंड पॉइंट इसका ये है ड्रॉबैक पॉइंट कि इसका जो मीटर कंसोल को चलाने का जो बटन है वो बहुत अच्छा नहीं है और वो सही से काम नहीं करता, कभी काम करता है कभी नहीं करता, तो वो उसको इम्प्रूव किया जा सकता था। थर्ड है, ऑल्दो इट्स अ लिक्विड कूल इंजन और अच्छा काम करता है, बट ट्रैफिक्स में और अगर टाइट स्पेस हो या आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलो तो ये बाइक हीट करती है, बहुत अनकंफर्टेबली हीट करती है। जब शुरू में हम टेस्ट ड्राइव लेने भी गए थे तो वो बाइक जो टेस्ट ड्राइव वाली बाइक थी वो काफ़ी हीट कर रही थी। तो हीटिंग इशू इसमें है लो स्पीड में, या अगर आप नेक टू नेक ट्रैफिक में चलाओगे तो हीटिंग आएगा, वरना अगर आप नॉर्मली चल रहे हो तो आपको कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप काफ़ी टाइम तक नेक टू नेक ट्रैफिक में चलाते हो तो ये हीट करेगा। ड्रॉबैक्स में एक सबसे मेजर ड्रॉबैक है जिस पे रॉयल एनफील्ड को काम करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक जो है वो है इसकी हेडलाइट। गाइस, अगर आप सिटी लाइट्स में चला रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिटी में चलाओ कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑन द हाईवेज, इफ़ यू गो आउट ऑन द हाईवेज, ये हेडलाइट बिल्कुल भी काम का नहीं है। मैंने एक बारी नाइट में राइड किया था, जब मैं सीकर गया था, आते हुए मुझे रात हो गई थी, और ये जो है बहुत कम इसकी विजिबिलिटी है, बिल्कुल भी काम नहीं करती है हेडलाइट। तो इसमें रॉयल एनफील्ड को काम करना चाहिए। इतनी महंगी बाइक है 4 लाख के आसपास की, तो एक अच्छी हेडलाइट रॉयल एनफील्ड को प्रोवाइड करानी चाहिए कि आफ्टर मार्केट आपको। द रीज़न व्हाई आई चोज दिस बाइक,
जब मैं बाइक्स देख रहा था तो मेरे पास कुछ चॉइसेस थे कि मैं कौन सी बाइक कंसिडर करूं। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे टूरिंग करना है, मुझे लॉन्ग राइड्स करना है और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग, क्योंकि अगर आप टूरिंग करते हो और अगर आप जाते हो बाहर तो ये सिचुएशन आ सकती है कि आपको ऑफ रोड करना पड़े या रोड ख़राब हो। तो इसीलिए मैं एक एडवेंचर टूरर बाइक लेना चाहता था या एक स्क्रैम बाइक लेना चाहता था। तो इस बाइक में मेरे पास 3 चॉइसेस थी। एक तो ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X थी, एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 थी। ये 2 बाइक्स, मोस्टली यही 2 बाइक्स थी। एक थी KTM की 390 एडवेंचर। तो KTM 390 एडवेंचर, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, ये 3 बाइक्स में से मैंने इस बाइक को चुना। उसका रीज़न बता देता हूँ। KTM बाइक जो है एक तो महंगी थी, तो काफ़ी महंगी थी और उसका बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लुक्स पर्सनली मुझे इतने नहीं अट्रैक्टिव लगे। तो और वो काफ़ी बड़ी बाइक है, लेकिन उसका पावर डिलीवरी और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन सर्विसिंग का इशू रहता है। सब जगह उसकी सर्विसिंग नहीं होती है। मैंने कुछ KTM मॉडल से बात करी तो उसका सर्विसिंग का थोड़ा रहता है कि हमारे यहाँ राजस्थान में, मेरे लोकल नेटिव प्लेस में यहाँ पे ना उसके सर्विस सेंटर की थोड़ी सी। स्क्रैम्बलर 400X इज़ द बेस्ट स्क्रैम्बलर इन द सेगमेंट। तो स्क्रैम्बलिंग के लिए वो बहुत अच्छी है और मुझे वो बाइक पर्सनली बहुत पसंद आई थी। मैंने उस बाइक की राइड लिया था, उसकी टेस्ट राइड, मैंने उस बाइक की टेस्ट राइड ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं उसको ऑलमोस्ट लेने ही वाला था, लेकिन तब तक मैंने ये नहीं चलाई थी। वो बाइक नहीं लेने का रीज़न सिर्फ इतना ही था कि ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर जो हैं उसके ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर्स नहीं है। तो ट्रायम्फ की सर्विसिंग अभी इतनी अच्छी हुई नहीं है कि सब जगह उसके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हो, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया। हिमालयन क्यों चुना मैंने? तो एक तो रॉयल एनफील्ड का रेपुटेशन सर्विसिंग में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जगह इसके सर्विस सेंटर्स हैं, तो ये अच्छा रह जाता है। प्लस रॉयल एनफील्ड के मैकेनिक्स, लोकल मैकेनिक्स को भी रॉयल एनफील्ड के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप कहीं निकलो, आपको ये टेंशन नहीं रहती। बाइक में कोई भी छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाए तो कहीं के भी लोकल मैकेनिक्स, रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स उनके पास होते हैं और वो ठीक कर देते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न था रॉयल एनफील्ड की तरफ जाने का मेरा। अब इसकी सर्विस कॉस्ट की, तो फर्स्ट सर्विस का मेरा जो बिल है 1500 के आसपास का बना था। तो फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं, इसका एयर फिल्टर और इसका इंजन ऑयल चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट सर्विस इसकी इतनी थी। तो सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक डिसेंट सर्विस कॉस्ट है। तो अब बात करते हैं फाइनल इसके वर्डिक्ट की गाइस। तो वर्डिक्ट में क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए? तो देखिए, बाइक, किसी भी बाइक को लेने के लिए आपके पास में पर्पस होना चाहिए। मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसका सस्पेंशन बहुत अच्छा हो और उसे मैं जब भी लेकर निकलूं तो मुझे ये बिल्कुल भी दिमाग में ये टेंशन नहीं रहे कि रोड कैसी आएगी, रोड रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लंबा टूरिंग करने का मन था कि मैं बहुत लंबी लंबी राइड्स लगाऊं। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ख़राब रोड आ जाते हैं, बहुत दिक्कतें होती है। इसीलिए मैंने ऐसी बाइक कंसिडर किया कि मैं एक एडवेंचर बाइक लूं, जिससे अगर आपको ख़राब रोड आ रही है, पानी आ रहा है, ऑफ रोड आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, सब जगह से वो निकल जाए। तो मेरा बेसिकली यही रीज़न था। सिटी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सिटी में ही चलाना, आपका अगर सिटी राइडिंग है तो आप ये बाइक नहीं ले लीजिए, क्योंकि दिस विल पुट पेन इन योर बैक एंड योर हैंड, क्योंकि इसका क्लच भी टाइट है। अगर आप सिटी राइड करना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर अदर बाइक्स। रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक्स काफ़ी अच्छी है जो सिटी बाइक्स या स्ट्रीट बाइक्स है, जैसे रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम है या ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X है। अगर आप आउट ऑन द हाईवेज के लिए बात करें हो तो दिस इज़ द बेस्ट बाइक।